हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जेई 2026 का जो पेपर है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि करीब है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें हैं जो हमारे बालकों को पता होनी चाहिए और वो बात समझ नहीं रहे हैं उनको, या मान नहीं रहे हैं। और ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं मेंटोरशिप में बच्चों के साथ निरंतर जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि किस तरीके की गलतियाँ जो है वो हो रही हैं। तो गलतियों की बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं तुमको वो गलतियाँ, दिस इज नॉट एट 5 मिस्टेक्स वाला वीडियो, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों के कुछ एक्शंस के कारण जो 99 परसेंटाइल का मार्क है वो तुम लोगों से स्लिप अवे होता जा रहा है, और ऐसा ना हो उसको इंश्योर करने के लिए वीडियो में लेकर आ गया हूँ। छोटा वीडियो रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला पॉइंटर या सबसे पहली चीज़, मतलब गलती मुझे लगती है वो ये है कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से आईआईटी नहीं निकलेगा। अगर तुम में से कोई पेपर के बाद ये साबित कर देगा मुझे कि भैया मैंने एक भी सवाल नहीं लगाया, सिर्फ लेक्चर्स देखो और देखो आज मैं आईआईटी में बैठा हूँ, मैं चैनल बंद कर दूंगा। अगर साबित कर पाऊँ, मैं अभी बोल रहा हूँ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इन द मीन टाइम प्लीज इस बात को समझो। अगर तुम सिर्फ लेक्चर देखते जा रहे हो और अपने आप को एक फेक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दे रहे हो कि आज तो मैंने 10 घंटा पढ़ाई करी और उस 10 घंटे में मैंने 2-2 घंटे के 5 लेक्चर्स देख लिए और ये मेरी सारी पढ़ाई हो गई, तो तुम बहुत मिस्टेकन हो। जितनी तुम क्लासेस लगा रहे हो, जितने तुम लेक्चर्स देख रहे हो, आइडियली तुम्हें उसका डबल प्रैक्टिस करनी है, दैट इज 2x टाइम। मतलब 33% टाइम तुम्हारा जो है वो जाएगा लेक्चर देखने में और 67% टाइम जाएगा तुम्हारा प्रैक्टिस करने में। अब तुम बोलोगे भैया यार मैं जेई 2026 का एस्पायरेंट हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम कम है। देखो 26 के एस्पायरेंट हो, पेपर करीब है, अब तुम्हारा काम ही है प्रैक्टिस करना। जो टाइम नहीं है, जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, वो टाइम इन्वेस्ट ही प्रैक्टिस में करना है। प्लीज मेरी बात समझो। अगर तुम्हें लगता है इतना भी नहीं है, अभी लेक्चर्स मेरे बचे हैं, तो भी कोशिश करो कि 50% टाइम तुम्हारे लेक्चर्स में जाए और 50% टाइम जो है तुम्हारा प्रैक्टिस में जाए। और डाउट्स या किसी तरीके की चीज़ आए तो उसको तुम्हें स्ट्रेट अवे रेक्टिफाई कराना है। एक पॉइंट जो है यहाँ नहीं है वो ये है कि इस समय तुम्हारा मूलभूत सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी PYQs। जितना ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 6 से 7 साल के जेई मेंस के PYQs, और एडवांस के अभी इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एडवांस के लिए तुम्हारे पास वक्त है, बट एडवांस के लिए स्टिल आई विल से कि गो फॉर 5 ईयर्स। अभी जब पेपर और करीब आ जाएगा तो अपन इसको 10-15 पे खींच लेंगे, ठीक है। तो PYQs अगर तुम प्रैक्टिस अभी नहीं करो तो गलती करो, PYQs की प्रैक्टिस धड़ल्ले से अपने को करनी है, ठीक है। तो अब जो PYQ की इंपॉर्टेंस पे मैंने इनफ स्ट्रेस दे दिया है, तो एक बहुत सुंदर रिसोर्स मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि PYQs के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, कारगर है। यहाँ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ PW की 7 ईयर जेई मेंस की ऑल 143 शिफ्ट्स PYQs की किताब। अब ये 7 ईयर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, NTA ने अपना पेपर जो है वो 2019 के बाद से कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया था, और उसके बाद से पेपर का जो पैटर्न है वो मोर और लेस सिमिलर रहा है। साल दर साल NTA ने कुछ फेवरेट टॉपिक्स, कुछ ट्रेंड्स चुन के जो है वो सवाल पूछे हैं, जो कि इस किताब ने बहुत सुंदर तरीके से कैप्चर करे हैं। मैं तुम्हें किताब अगर खोल के दिखाऊं, जब तुम किताब खोलते हो तो तुम्हारी शुरुआत होती है एक एनालिसिस से कि पिछले 7 सालों में कौन से चैप्टर्स से, कौन से टॉपिक से मेजॉरिटी तरीके से सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद सबसे सुंदर चीज, मतलब कई किताबों में मुझे मिसिंग लगती है और मैं अपने वक्त में बहुत ढूंढा करता था, इन्होंने चैप्टर वाइज तो PYQs को तुम्हारे लिए छांटा ही है, लेकिन इन्होंने अपने एंड से इतनी मेहनत कर दी है कि चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हें दे दिया है। नाउ व्हेन आई से टॉपिक वाइज, तुम्हें पता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तुम्हारा चैप्टर है, तो उसके अंदर पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जितने भी सवाल आए हैं पिछले 7 सालों में, वो सारे सवाल अलग हैं। तुम देखोगे कि ग्राफ से रिलेटेड जो सवाल आए हैं वो अलग बांटे गए हैं। तुम्हारा आगे प्रोजेक्टाइल मोशन आता है 2D में, तो वो अलग से। तो जब तुमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक करा और तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि यार इसकी प्रैक्टिस मिल जाए, तो वो काम भी ये किताब बहुत अच्छे से पूरी कर देती है। इसी के साथ साथ इसमें सारे डिटेल सॉल्यूशंस भी तुम्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज छोड़ दी जाती है। तुम्हें इसके अंदर क्या क्या मिलेगा मैं लिख कर लाया हूं प्रॉपर। 3400 प्लस MCQ के पेपर जो कि 66 एग्जाम सेट से, MCQ के सवाल जो कि 66 एग्जाम पेपर से लिए गए हैं। तुम्हें वेटेज एनालिसिस और टॉपिक वाइज सारा एनालिसिस दिया जाता है। इसी के साथ एक बहुत सुंदर चीज़ जो मुझे इनके एडिटर्स ने बताई कि इसके जो सारे जवाब हैं वो NTA से वेरीफाई किए गए हैं 2 बार। तो NTA ने जो आंसर की अपनी दी थी, फाइनल आंसर की सारे करेक्शंस करने के बाद, वो वाले जवाब इसमें तुम्हें दिए गए हैं। तो एक ट्रूली एररलेस वाली जो चीज़ होती है वो भी ये किताब पूरी करती है। और कुछ इनमें सारे जो यूनिट्स हैं उसकी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी तुम्हें प्रोवाइड कराई जाती है ताकि क्विकली तुम वहाँ से रिवाइज करके इसको अटेम्प्ट कर सको। तो इसका लिंक वगैरह जो
है Amazon का भी लिंक, और PW स्टोर पे अगर तुम इसको लेते हो तो नर्ड 150 कोड का इस्तेमाल करो और तुम्हें 150 रुपीज इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, Amazon का लिंक भी डाल दिया है, PW के स्टोर का लिंक भी डाल दिया, और नर्ड 150 कोड जो है वो तुम्हें इस्तेमाल करना है। कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ, अगली बात पर आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, उनका सिलेबस जो है वो उन्हें लगेगा कि ट्रैक पर है, वो ट्रैक पर नहीं है। तुम प्लीज अपने सिलेबस को जो है ट्रैक पर रखो। को टारगेट तुम्हारा ये है कि नवंबर एंड तक किसी भी हालत में अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे इस समय अपनी कोचिंग के बलबूते पे होते हैं कि भैया हमारी कोचिंग में जैसा जैसा चल रहा है हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं, और साथ में हम अपनी 11वीं का रिवीजन जो है कोचिंग से आके कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन कई कोचिंग्स में ऐसा होता है कि वो लोग सिलेबस जो है वो दिसंबर के एंड तक खींच देते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, विच इज, मैं शब्द यूज करने वाला था कैटास्ट्रॉफिक, जो कि बहुत ही बुरी बेकार चीज हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कोचिंग वाले जो है वो वक्त से सिलेबस नहीं करवा पाएंगे तो कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। कैसे कंट्रोल अपने हाथ में ले लो? अगर तुम किसी ऑनलाइन बैच में हो तो लाइव जाना छोड़ के तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे शिफ्ट कर जाओ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे इसलिए शिफ्ट कर जाओ क्योंकि लाइव क्लास में जो है बहुत सारे डाउट्स वगैरह रहते हैं, वहाँ टाइम वेस्ट होता है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो अपनी पेस पे कर पाओगे। दूसरा, तुम्हें लगता है कि भैया सिलेबस वो पूरा ही नहीं करा पाएंगे, वो लेक्चर वहां दे ही नहीं पाएंगे, तो YT पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कहीं से भी जाके फ्री लेक्चर्स देखना शुरू कर दो। एक चीज है कि कई बार जो है तुम्हारा बैच जो है वो लेट शुरू होता है। जैसे अगर अर्जुना 3.0 है तो अर्जुना 3.0, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, किसी भी कोचिंग का बैच हो सकता है। मैं नाम ही ले लेता हूँ क्योंकि किसी का नाम ले रहा हूँ मैं PW के बैच का, तो दूसरों का नाम भी लेके, चाहे तुम अनअकैडमी के किसी बैच में हो, चाहे वेदांतु के किसी बैच में हो, चाहे किसी एडटेक के किसी बैच में हो, नॉट सेइंग कि ये मुझे एक एग्जाम्पल है, और वो बैच लेट शुरू हुआ है, तो अक्सर उनकी सीरीज का कोई बैच पहले शुरू हुआ होता है जहाँ पे तुम्हें वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अर्जुना 3.0 में अगर तुम्हें लग रहा है कि सिलेबस लेट होता है तो 1.0 उठा लो। अगर तुम्हें अनअकैडमी के किसी बैच का लगता है कि यार इसका लेट है तो कोई पीछे उठा लो, नहीं तो YT पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, मैंने इस पे वीडियो भी किया हुआ है, वहां से जाके देख लो। मोटी मोटी बात है कि कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, सिलेबस वक्त से तुम्हें पूरा करना है, और नवंबर एंड का तुम्हारा टारगेट है 12वीं के सिलेबस को खत्म करने का। ठीक है, अगली बात पर आते हैं। वन शॉट्स प्लस PYQs इज द बेस्ट रेसिपी फॉर बैकलॉग ऑल्सो एंड रिवीजन ऑल्सो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 11वीं का मेरा कोई ऐसा चैप्टर है जो कि हाई वेटेज की कैटेगरी में आता है और वो मुझे 30% या इससे कम आता है, तो अब तुम बैकलॉग उसको निपटाने के लिए फटाफट से उसका वन शॉट देख सकते हो। वन शॉट की ड्यूरेशन तुम 6 से 8 घंटे के बीच में कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, और दूसरा कौन सा, अगर तुम्हें लगता है 12th का मेरा कोई स्टार्टिंग का चैप्टर है जो रह गया था, वो मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो उसके लिए भी अगेन तुम वन शॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में तुम्हें आइटरेट किया कि उसके बाद तुम्हारा PYQs जो है वो इस समय तुम्हारी मूलभूत आधार रहेगा। PYQs की इंपॉर्टेंस पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं एंड आई कांट एक्सप्लेन इट इनफ। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। PYQs से खासकर JEE मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं। PYQs, वो जो PYQ की किताब बताई PW की, उसका इस्तेमाल करो, उस लगाओ सवाल, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। ठीक है, तो वन शॉट्स प्लस PYQs। किस स्थिति में वन शॉट नहीं देखना है? अगर कोई चैप्टर बिल्कुल जीरो है और वो हाई वेटेज है तो उसके लिए तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि उससे सवाल आ रहे हैं, वो हाई वेटेज चैप्टर है। अच्छा, हाई वेटेज चैप्टर कैसे मिलेंगे? मैंने पूरे वीडियोस करे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पिछले दिनों में, वहां एकदम कंसाइज और एग्जैक्ट चैप्टर्स बताए हैं कौन से हाई वेटेज है। ठीक है, तो वो अगर तुम्हें चैप्टर हाई वेटेज है तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करना उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। उसके लिए वन शॉट देखने की बजाय लेक्चर्स देख लो, क्योंकि वो तुम्हारे 8 से 12 नंबर जो है वो इंश्योर करेंगे। ठीक है, अगर वो चैप्टर कंप्लीटली जीरो पे है। नहीं तो इसका एक ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि बहुत सारे वन शॉट्स ऐसे अवेलेबल है जो कि 12 से 15 घंटे के हो गए, 8 से 10 घंटे के हो गए। ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ये तुम्हें मिलेंगे वेदांतु के चैनल पे। वेदांतु के चैनल पे मोहित रयान सर ने बहुत समय पहले लिए हुए हैं ये वन शॉट्स, और ये तुम्हें मिलेंगे मंजिल की 2.0 सीरीज में, जिसके बाद जिसका थंबनेल येलो प्लस ग्रीन है। वहां से अगर तुम्हें कोई चैप्टर पहली बार जीरो से करना है तो ये 2 वन शॉट जो है ये किए जा सकते हैं। बाकी आई सजेस्ट कि तुम उसके कंप्लीट लेक्चर्स भी देख सकते हो, बट क्योंकि अभी टाइम थोड़ा टाकी है, किसी के पास नहीं है, तो वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, चौथी बात पे चलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम लोग ये नहीं कर रहे हो, अभी भी मॉक्स से भाग रहे हो। प्लीज प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट मॉक्स। मॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉक के बाद मुझे समझ आया कि बच्चे एक गलती और कर रहे हैं। मॉक देने के बाद जितना जरूरी मॉक को अटेम्प्ट करना है, उतना ही जरूरी मॉक का एनालिसिस करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी साइकिल कैसे चलेगी। तुमने मॉक दिया, उसका एनालिसिस करा, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उन पे वर्क करोगे,
वर्क करने के बाद फिर से मॉक दोगे, फिर एनालिसिस, फिर आइडेंटिफाई, फिर वर्क, फिर, और ये साइकिल चलता जाएगा। और हर साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे 100 नंबर थे, जब दूसरी साइकिल आई तो ये 120 हो चुके होंगे, करते कराते तुमको इसको 250 पर लेकर आना है किसी भी हालत में। कंपटीशन मैंने एक वीडियो में भी, पता नहीं आ चुकी है या नहीं, वहां तो मैं लोगों को बहुत सूद डाउन करा था, बट स्टिल हम लोगों ने क्या बात करी थी कि कंपटीशन को बीट करना है तो कॉम्पिटेंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ेगी, जब तुम्हारे ये 230 250 नंबर आ रहे होंगे तब, और आ जाएंगे। अभी अगर तुम्हारे 100 नंबर भी आ रहे हैं तो 4 महीने में तुम 250 खींच सकते हो। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बुद्धू नहीं हो, तुमने बस प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं की है मॉक देने की। ठीक है, मॉक तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाता है। तुम्हें यह सिखाएगा कि 3 घंटा लगातार बैठा कैसे जाता है। तुम लोगों ने डमी वमी स्कूल किया है तो बहुत ज्यादा पेपर नहीं दिए होंगे, तो 3 घंटा लगातार बैठना, जो समय सीमा का प्रेशर होता है वो कैसे दबाया जाता है, जो टाइम के साथ एक्यूरेसी बातों की कम हो जाती है जब वो प्रेशर में सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें मॉक तुम्हें सिखाता है। प्लीज मॉक की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कोशिश करो कि एटलीस्ट 30 मॉक तुमने जनवरी 2026 से पहले दे चुके हो। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है। हमारे फिटजी में मैं पढ़ता था जब ऑफलाइन, तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर एक कहानी सुनाते थे अपने एक टॉपर स्टूडेंट की, जिसकी कुछ AIR 10-15 आई थी। उनसे वो पूछते थे कि भैया आपने क्या किया ऐसा, तो वो कहता था कि सर मैं जितने मॉक टेस्ट देता था या मैं जितने कोचिंग के टेस्ट देता था, मैं उनको ये समझ के देता था कि ये मेरे JEE मेंस के टेस्ट हैं, ये इतना सीरियसली मैं देता था। और एक पॉइंट के बाद मैं इतना आदी हो चुका था टेस्ट देने की कि जब मैं अपना असली JEE मेंस का पेपर देने गया तो मुझे फील आ रही थी अरे ये तो मैं रोज ही दे रहा हूँ। तो वहां उसको मैंने इस फील से दे दिया कि अरे ये तो मैं अपने कोचिंग में बैठ के पेपर दे रहा हूँ। तो वो प्रेशर भी मुझ तक नहीं पहुंचा और आदत तो मुझे एक्यूरेसी और टाइम सॉल्विंग की पड़ ही गई थी। तो समझ रहे हो, उतनी बात पहुंच सकती है। जब AIR 10-15 बंदा ही कह रहा है तो उसकी बात में कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, लास्ट बात पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी बात, डिसिप्लिन अगर तुमने अब खोया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 11वीं की शुरुआत में बच्चा डिसिप्लिन खोता है, बैकलॉग बनता है, 11वीं के अंत तक कंप्लीट कर लेता है। 11वीं के अंत में बच्चा डिसिप्लिन खोता है, बैकलॉग बनता है, बच्चा उसको 12वीं के मध्य में या 12वीं के शुरुआत में कवर कर लेता है। लेकिन अब तुम इस फेज में खड़े हो, यहां तुमने अपना डिसिप्लिन खो दिया, यहां तुमने अपना मोमेंटम जाने दिया, तो कोई नहीं पूछेगा कि पिछले 2 साल में कितनी तैयारी करी, कौन सी कोचिंग गए थे, कहां से कितना पैसा खर्च करा, कितने लेक्चर अटेंड करे। लोग बस तुम्हें एक फेलियर का टैग पकड़ा के निकल जाएंगे। तो प्लीज ये आखिरी 4-5 महीने के मेहनत को अपने पिछली 1.5 साल की मेहनत पे पानी मत फेरने दो। कुछ वक्त रह गया है अपनी 99 परसेंटाइल इंश्योर करने का। 99 की क्या, 99.5, 99.9 तुम सब ला सकते हो, बट प्लीज डोंट लेट इट स्लिप अवे छोटी छोटी चीजों के लिए कि 10 मिनट रील ज्यादा देख ले, 10 मिनट ज्यादा सो ले, 1 घंटा नीचे खेल आए। इन सब चीजों के कारण जो तुम्हारी लाइफ बन सकती है उसको सैक्रिफाइस नहीं करना है अपने को। ठीक है, बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। आने वाले महीनों में मुझे लगता है बहुत तेजी से बहुत तगड़ा कंटेंट आने लगेगा। मेरी कोशिश है कि उन चीज़ों पे बात की जाए। मैं वो सब तो कर ही रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, 6 मंथ स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी, क्या क्या करना है, बट तुमने देखा होगा ये थोड़ा अब कम करके मैं रियल चीज़ों पे ज़्यादा बात करूँ। हालांकि व्यूज़ नहीं आ रहे रियल चीज़ों पे, बट स्टिल 1-2 बच्चे की भी जेन्युइन हेल्प हो जाती है। आई एम हैप्पी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।